हेलो एवरीवन, अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री। चैप्टर नेम इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। यहाँ से कई टॉपिक्स होंगे। ये सभी टॉपिक्स ना केवल आपके एकेडमिक लेवल के लिए बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आज हम लोग जान ले सबसे पहला जो टॉपिक्स आ रहा है यहाँ पर त्रिपार्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में। अब त्रिपक्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ और किस कारण से हुआ, इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। द रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जरा, प्रतिहारा एंड द पाला राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज ऑफन फॉट फॉर। ये लड़ते थे, कौन कौन थे? गुर्जर थे, प्रतिहार थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे। ये साम्राज्य लड़ते थे, किस लिए लड़ते थे ये भी आप जान लें। कंट्रोल ओवर कन्नौज, ये कन्नौज पर अपना कंट्रोल, अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। कन्नौज वॉज देन द सिंबल ऑफ सॉवरेंटी। देखिए, कन्नौज एक सिंबल था किसका? सॉवरेंटी था। हर कोई चाहता था कि कन्नौज पर हमारा कब्जा हो जाए। इट वॉज वेल सिचुएटेड इन द यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न, इट वॉज जो कन्नौज सिचुएटेड था नॉर्दर्न प्लेन्स में था। देयरफॉर हु एवर कैप्चर्ड कन्नौज हैड ए कंट्रोल ओवर गंगा वैली। देखिए, उत्तर का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है और उस क्षेत्र में प्लेन होता है। ये जो प्लेन जो भाग होते हैं वो गंगा वैली में आते हैं और बहुत ही उपजाऊ ये होता है ये क्षेत्र। ओके, सिंस देयर वर 3 पार्टीज इन हिज लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, 3 पार्टीज इसमें लड़ रहे थे इस लड़ाई में। इन द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब इट इज द 3, इसे भी आप देख सकते हैं त्रिपार्टाइट यानी त्रिपक्षीय स्ट्रगल हम लोग इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय स्ट्रगल हम लोग कहते हैं। ओके, यानी 3 साम्राज्य इसमें लड़ रहा था। किस चीज़ को हासिल करने के लिए? कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए। दिस 3 किंगडम्स वर ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्ट्रेंथ। ये तीनों किंगडम इक्वल थे स्ट्रेंथ में, तीनों की शक्ति बराबर थी। ये भी गौर करने वाली बात है कि तीनों जो लड़ रहे थे कन्नौज के लिए, तीनों की शक्ति बराबर थी। सो द विक्ट्री ऑफ द वन किंग ओवर द अदर डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। यानी हर कोई अपने अपने शक्ति को दिखा रहा था, हर कोई उस क्षेत्र को जीतना चाहता था। These 3 kingdoms were so busy in fighting among themselves that they did not realize how weak they had all become. लेकिन युद्ध का अंत क्या होता है? यानी सभी साम्राज्य को कमजोर कर देता है। Around the end of the 10th century AD, this power declined almost instantaneously. ये जो साम्राज्य था धीरे धीरे इसका जो पावर था 10वीं सेंचुरी तक आते थे डिक्लाइन हो गया, यानी खत्म हो गया। अदर डायनेस्टीज केम इनटू द एग्जिस्टेंस, दूसरा जो साम्राज्य आया उस टेरिटरीज का, मोस्ट ऑफ दिस डायनेस्टीज वे राजपूत, और वो राजपूत थे। ओके, हम लोग जान ले राजपूत के बारे में। राजपूत का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? राजपूत्स आर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी। राजपूत हमेशा बहादुरी के लिए, ऑनर के लिए, प्रेस्टीज के लिए, इंडियन हिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। Some of the famous Rajput dynasties which ruled over this period were, उसमें कौन कौन था इससे भी आप जान लें। Gahadwals of Kannauj, Parmara of Malwas, Chandels of Khajuraho, Chauhans of Ajmer, Kalachuris of Tripuri and Chalukya of Gujarat and Tomar of Delhi। तो चालुक्य कहाँ के थे? गुजरात के, और तोमर वंश जो था वो दिल्ली का था। ये सब जो थे ये कुछ राजपूत डायनेस्टीज थे। कुछ हम लोग डू यू नो को भी जान लें। यहाँ पर राजपूत के बारे में दिया हुआ। द न्यू डायनेस्टीज फॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा। ये जो डायनेस्टी था वो किससे पैदा हुआ था? हिरण्यगर्भा से। टू गेन एक्सेप्टेंस, हिरण्यगर्भा लिटरली मीन्स द गोल्डन वॉर्म, इसको कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? गोल्डन वॉर्म कहते हैं। दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मणा। ये जो रिचुअल था ये परफॉर्म किया गया ब्राह्मणा के द्वारा। इट वॉज थॉट दैट द सेक्रीफाइस वुड लीड टू द रीबर्थ। इस सेक्रीफाइस के द्वारा नया जन्म होगा। किसका जन्म होगा? पर्सन का। सेक्रीफाइस एज द क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाई बर्थ। हिरण्यगर्भा गोल्डन वॉर्म को आप देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिरण्यगर्भा से ही जो नए साम्राज्य का
जन्म हुआ था। ओके, आप समझ गए इन बातों को। अब हम लोग जानेंगे चौहान और चौहान्स के बारे में, चहमान्स और चौहान्स के बारे में। द चौहान्स वर लेटर नोन एज द चौहान्स। जो चहमान्स थे, सॉरी इसके प्रोनाउंसिएशन को आप देख लेंगे, ये चहमान्स है और ये चौहान्स है। द चहमान्स वर लेटर नोन एज द चौहान्स। This dynasty was formed by the Guvukut in the 11th century AD. The Chauhans ruled over the Rhine around the Delhi and Ajmer. चौहान का शासन 11वीं शताब्दी में था और इनका शासन किस क्षेत्र में पड़ता था? दिल्ली और अजमेर में। आप पिक्चर भी देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का जो राजपूत वंश है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है इसे भी जान लें। पृथ्वीराज थर्ड एडी 1168, इनका शासन 1192 तक था। वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। जो पृथ्वीराज थर्ड थे बहुत बड़े राजा थे इस डायनेस्टी के। ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ द अजमेर एट द एज ऑफ 14। उन्होंने साम्राज्य को अधिपत्य जमाया था। इन अजमेर पर जो गद्दी पर वो बैठे थे 14 मैन मेड मैनी कन्क्वेस्ट। उन्होंने बहुत से कन्क्वेस्ट किए। ओके, ही कन्क्वर्ड मैनी स्मॉल स्टेट्स ऑफ राजस्थान के छोटे छोटे स्टेट पर उनका अधिपत्य हो गया और बुंदेलखंड। हिज अचीवमेंट एंड एक्सप्लॉइट्स हैव बीन डिस्क्राइब बाय द कोर्ट पोएट चंदर बरदाई का नाम आप सुने होंगे। फेमस बुक उनका था पृथ्वीराज रासो। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, तो चंदर बरदाई ने की थी। उसमें किसका वर्णन है, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है कि पृथ्वीराज चौहान ने कहाँ कहाँ पर अपना शासन किया। इन एडी 1191 ही डिफीटेड एन अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी, और उन्होंने अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी को हरा दिया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। तराइन की जो लड़ाई थी, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई। बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ द तराइन एडी 1192 ही लॉस्ट टू हिम। दिस डिफीट रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम रूलर इन इंडिया। पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए, लेकिन दूसरी लड़ाई में वह हार गए। वी हैव ऑलरेडी मैंसन दैट देयर वर मेनी फेमस राजपूत किंगडम ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत से राजपूत किंगडम थे इस साम्राज्य में। दे वेर ऑलवेज फाइटिंग विथ ईच अदर। वे एक दूसरे से लड़ते थे फॉर सुप्रीमेसी के लिए। दिस बैटल मेड देम वीक, और लड़ाई के कारण उन्हें कमज़ोर बना दिया था। दैट इज़ वाई दे कुड नीदर डिफेंड देमसेल्फ इंडिविजुअली नॉर यूनाइट अगेंस्ट द तुर्किश इन्वेंशन। यानी उस समय तुर्क का हमला हो रहा था, और अगर साम्राज्य ही कमज़ोर हो जाए तो बाहरी आक्रमण से कैसे लड़ सकता है। द तुर्किश इन्वेंशन को हम लोग जान लें। मोहम्मद ऑफ गजनी का नाम आप सुने हैं। जो गजनी का आक्रमण कब हुआ था, उसका शासन कब से कब तक था, 997 से 1030 तक। द फर्स्ट ऑफ दिस द इन्वेडर वाज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी फ्रॉम अफगानिस्तान का था। ही रूल्ड फ्रॉम एडी 997 से 1030 तक उसका शासन था। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। उसका जो कंट्रोल था वह कहाँ था, सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तक इसका अधिपत्य था, यानी कंट्रोल था। इन ऑर्डर टू ब्रिंग वेल्थ, देखिए वो जहाँ भी जाता था धन संपत्ति को लूटता था, ठीक है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग वेल्थ एंड बिल्ड ए लार्ज आर्मी, उसने विशाल सेना का निर्माण किया और वो हमला कर देता था। ही रेडेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर हमला किया 17 टाइम्स, 17 बार। इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। 17 टाइम उसने हमला किया, 17 बार उसने हमला किया, यानी उसने कभी हार नहीं माना और हमला करते रहा, और अंत में उसकी जीत हुई। बिटवीन 1000 AD एंड 1027 ओके तक हमला करता रहा। ही मेनली अटैक द टेम्पल टाउन्स इन नॉर्दर्न इंडिया। वह हमला कहाँ करता था, वह अटैक करता था टेम्पल टाउन्स में इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। दिस वॉज बिकॉज ही हैड हर्ड दैट देयर वॉज ए लॉट ऑफ गोल्ड। ऐसा मानता था कि बहुत चढ़ावा चढ़ता है मंदिरों में सोना और ज्वेलरी, इस कारण से वह उन जगहों पर हमला करता था जहाँ पर मंदिर थे, ताकि वह संपत्ति को लूट सके। आप पिक्चर भी देख सकते हैं, दिखाया गया मोहम्मद गजनी का।
Okay. Kept in the big temples of India, destroying temples another advantage, और उसका उद्देश्य था मंदिरों को नष्ट करना. ही ऑब्टेन द रिलीजियस मेरिट बाय डिस्ट्रॉइंग इमेजेस, वो मूर्तियों को भी नष्ट करता था. दैट इज़ वाई ही कॉल्ड द आइडियल ब्रेकर, इसीलिए उसको आइडल ब्रेकर हम लोग कहते थे. यानी मूर्तियों को भी तोड़ देता था, धन संपत्ति को लूट लेता था. ही डिस्ट्रॉयड द टेम्पल्स and took away gold and jewelry. Some of the famous campaign were against the नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज. इन जगहों पर उसने हमला किया. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा और कन्नौज. हिज 15th इन्वेंशन अगेंस्ट द टेम्पल ऑफ सोमनाथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है. उसका 15वां जो हमला था वह मंदिर, सोमनाथ के मंदिर जो कहाँ स्थित है, गुजरात में, वॉज द मोस्ट डिस्टीरियस वन. ही डाइड AD 1030 एंड द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया फेल्ट रिलीफ. उसकी मृत्यु के बाद ही उत्तर भारत के लोगों ने शांति महसूस किया. महमूद वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द इंडिया एंड द कंडीशन ऑफ इट्स पीपल. सो इन वन ऑफ इज द कैंपेन महमूद वॉज अकम्पनीड बाय ग्रेट पर्शियन स्कॉलर अल बरूनी. अब देखिए, महमूद बहुत रुचि रखता था यह जानने में कि भारत की स्थिति कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं. इस कारण से उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा पर्शियन स्कॉलर था. इसे भी आप गौर करें, कौन स्कॉलर, पर्शियन स्कॉलर. अल बरूनी लिव्ड फॉर मेनी ईयर्स इन इंडिया, वो बहुत दिन तक भारत रहा. वह संस्कृत जानता था. एंड रॉट एन एक्सेलेंट बुक इन इंडियन नेम्ड किताब उल हिंद. उसकी पुस्तक का नाम भी आप याद कर लें, उसका नाम था कि अल बरूनी का लिखा हुआ पुस्तक का नाम किताब उल हिंद. विच सेव ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसमें उस समय के लोग कैसे रहते थे, उस समय के राजा का शासन कैसा था, इन बिंदुओं पर हमें पता चलता है. हम लोग जान लें मोहम्मद गौरी के बारे में. उसका शासन कब से कब तक था, 1175 से 1206 तक उसका शासन था. ओके, इसका पूरा नाम क्या था, इसे भी आप गौर करें. साहेबुद्दीन मोहम्मद गौरी वॉज ऑल्सो द रूलर ऑफ द स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान. ही इन्वेडेड इंडिया, उसने भारत पर हमला किया. नॉट जस्ट टू द प्लंडर इट्स वेल्थ, केवल धन लूटने के लिए नहीं, बट ऑल्सो टू इस्टेब्लिश द इस्लाम रूल ओवर इंडिया. वो इस्लाम रूल के माध्यम से भारत में शासन करना चाहता था. पृथ्वीराज चौहान वाज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ गौरी. पृथ्वीराज चौहान किसके समकालीन थे, गौरी के समकालीन थे. इन AD 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी, यानी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया प्रथम तराइन के युद्ध में. यानी देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. इन द बैटल गौरी हैड टू बी फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड. गौरी, इस युद्ध इतना ज़बरदस्त विजय हुई किनकी, पृथ्वीराज चौहान की, कि गौरी को बैटल फील्ड छोड़कर भागना पड़ा. और उसके काफ़ी खून बह रहे थे, उसके घाव हो चुके थे, वह घायल हो चुका था युद्ध में. बट द वेरी नेक्स्ट ईयर इन AD 1192 ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन. यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं कि पहला युद्ध में कौन जीता, कौन हारा, इसे भी आपको ध्यान देना. और द्वितीय तराइन के युद्ध कब हुआ था, इसमें किसकी विजय हुई. द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज हार गए और मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त किया. पृथ्वीराज वॉज कैप्चर्ड एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड. पृथ्वीराज को कैप्चर कर लिया गया और एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, यानी उन्हें फांसी पर, यानी उन्हें मार दिया गया. दिस डिफीट इज़ रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री. ये जो हार थी पृथ्वीराज चौहान की, यह भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट थी. इसे भी आप गौर करें. दिस बिकॉज इट इज़ रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ टर्किश इन रूल इन इंडिया. यहाँ पर तुर्क का आधिपत्य भारत में स्थापना हो गया. इन AD 1206 मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड, और मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई 1206 में. हिज टेरिटरी इन नॉर्दर्न इंडिया वॉज लेफ्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक. और उसका जो सिपह सालार था वह कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और वह वहाँ पर शासन स्थापित किया. हम लोग जान लें एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम. इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. द किंग्स हैड ए सुप्रीम पावर, राजा को सुप्रीम पावर थी. दे अडॉप्टेड द ग्रेट टाइटल्स ऑफ महाराजा, अधिराज एंड त्रिभुवना, चक्र,
वर्तिन लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड, यानी 3 जो वर्ल्ड है उसके राजा, यानी कई टाइटल ये लिए जाते थे। इन टाइटल को भी आप गौर कर सकते हैं। पहला टाइटल महाराजा धीराज का त्रिभुवना का था, चक्र विराटन इन लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड के थे। ओके, किंग्स ऑल्सो शेयर्ड पावर विद देयर सामंत, राजा के नीचे सामंत होते थे, वहाँ पर राजा अपने शासन को पावर को शेयर करता था। एसोसिएशन ऑफ द peasant traders and brahmanas. His high post in the army were filled by the people from influential families. इसके जो हाई पोस्ट थे आर्मी के were filled by the people from influential families and the close relative of the king. The position were often hereditary. राजा का जो पोजीशन होता था वह वंशानुगत होता था, हेरिडेटरी होता था। रेवेन्यू कलेक्शन किस तरह से आते थे इसे भी हम लोग जान लें। यानी the producer like the peasant, artisan, cattle keepers had to be surrender some part of their produce as tax. देखिए प्रोड्यूसर होते थे, जैसे किसान होते थे, आर्टिशियन जो कैटल कीपर होते थे, वो सरेंडर करते थे कुछ भाग राजा को टैक्स के रूप में। समटाइम्स ए पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस वाज द क्लैम्ड एज अ रेंट बिकॉज लैंड वाज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड। लैंड को किसका प्रॉपर्टी माना जाता था? लॉर्ड का। आप समझ रहे इन बातों को? ओके। रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। जो रेवेन्यू कलेक्ट होते थे किससे कलेक्ट होते थे? तो व्यापारी से कलेक्ट होते थे। देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड अक्रॉस। देखिए ट्रेड का भी एक्सपेंशन होता था, यानी विस्तार किसके माध्यम से? समुद्र एंड द फ्रंटियर ऑफ द किंगडम्स। दस द रेवेन्यू कलेक्शन वाज ए ब्रॉड बेस्ड। रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो ब्रॉड बेस्ड था। जनरली पीपल फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर द किंग। खास करके जो इन्फ्लुएंशियल परिवार होते थे, प्रभावशाली परिवार होते थे या क्लोज रिलेटिव होते थे राजा के, वह कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को। ठीक है, दिस पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी, और ये पोजीशन भी वंशानुगत होता था। अब राजा जो रेवेन्यू इकट्ठा करता था उसका किस तरह से यूटिलाइज करता था, किस तरह से प्रयोग करता था? तो यूजेस ऑफ रेवेन्यू को भी हम लोग जान लें। इन दिस किंगडम रिसोर्सेज वेर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। पहला था टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा था टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल एंड फोर्ट्स, और तीसरा था फाइट वार। अब देखिए इन तीनों बातों को मैं बता दूं कि राजा अपना फाइनेंस का इस्टेब्लिशमेंट करता था इस रेवेन्यू के माध्यम से। राजा मंदिरों और किलों को बनाता था, और इसके साथ साथ राजा युद्ध के लिए इन पैसों को रखता था। रिमार्केबली किंग्स एक्सपेक्टेड दैट द वार्स वुड लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, ज्वेलरी, लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। देखिए राजा जो है वो आशा करता था कि युद्ध जो है लीड टू द एक्विजिशन, युद्ध में भी राजा को संपत्ति जो मिलते थे, या सोना हो, ज्वेलरी हो, लैंड हो, और ट्रेड, इसके साथ साथ ट्रेड रूट्स के माध्यम से। हम लोग पढ़ेंगे प्रशस्ति क्या थे, इसे भी आप गौर करें। प्रशस्ति क्या होते थे ये जानने वाली बात है। प्रशस्तिज वर ऑफन रिटन इन प्रेज ऑफ किंग। प्रशस्ति राजा की प्रशंसा में लिखे जाते थे। द मेंशन इन द किंग एज द वैलियंट एंड विक्टोरियस वॉरियर्स। इसमें राजा को प्रभावशाली, विजेता, योद्धा बताया जाता था। द डिस्क्राइब द किंग्स अचीवमेंट। इसमें राजा के जो अचीवमेंट है उसे उसका वर्णन किया गया है। दिस प्रशस्तिज वेयर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मण, और ये प्रशस्ति जो लिखे जाते थे एक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा लिखे जाते थे जो ब्राह्मणास होते थे। अब क्रिटिकल राइटिंग क्या था उस समय दौर का, इसे भी हम लोग गौर करें। इन कॉन्ट्रास्ट टू द राइटर ऑफ द प्रशस्ति 12th सेंचुरी ऑथर नेम्ड कलहन। कलहन का नाम आप सुने हैं, इतिहास की किताब में आप पढ़े होंगे। वॉज ऑफन critical about the rulers and their policies. He composed a long Sanskrit poem that is contained a history of the king of Kashmir. देखिए कलहन ने किसके बारे में बताया है? तो कलहन ने रास्तरंगिणी लिखा है, और रास्तरंगिणी की रचना कलहन ने की थी संस्कृत भाषा में। इसमें कहाँ का वर्णन है? तो इसमें किंग्स ऑफ कश्मीर का वर्णन है। He took the help of the variety of the sources such as inscription, documents, earlier histories, आई विटनेस, जो आंखों देखा हाल है वो सब वर्णन किया गया है टू कंप्लीट हिज वर्क। हम लोग लैंड ग्रांट्स को भी जान ले। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ द लैंड, यानी राजा जो है रिवार्ड देता था ब्राह्मण को, है ना, क्या देता था? ग्रांट देता था। क्या चीज़? लैंड।
द ग्रांट्स वेयर रिकॉर्डेड ऑन ए कॉपर प्लेट्स, ग्रांट को रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर प्लेट पर। दिस रिकॉर्डेड प्लेट्स वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, जो ब्राह्मण जो होते थे वो लैंड को रिसिप्ट करते थे, उन्हें यह कॉपर प्लेट दिया जाता था, उसमें लिखा रहता था कितना उन्हें ज़मीन दान में दिया गया। ए पर्सन हु रिसीव द लैंड कुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, और जो व्यक्ति रिसीव करता था लैंड को वो कलेक्ट करता था टैक्स को इससे। ओके, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। सेट ऑफ कॉपर प्लेट दिखाया गया, रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रांट ऑफ लैंड पार्टली इन संस्कृत, यानी कॉपर प्लेट दिखाया गया है जिसमें बताया गया है लैंड पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। द किंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इन द सिक्योर्ड विद द रॉयल सील एंड इंडिकेट दैट दिस इज द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते थे, यानी क्या होता था, ये एक कॉपर प्लेट्स होता था जिसमें बताया जाता था कि कितना राजा जो है ज़मीन को ग्रांट कर रहा है। ये संस्कृत में लिखा रहता था, ये कुछ अंश भाग जो है तमिल में भी लिखा रहता था। रिंग में होल्डिंग होता था, आप देख भी सकते पिक्चर में किस तरह ये रिंग में होल्डिंग है। ओके, रिंग जो होते थे वो टुगेदर सिक्योर्ड होते थे, रॉयल सील होता था, राजा का मुहर होता था, और कह सकते हैं आपकी एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता था। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।